हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का पार्ट थर्ड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, इन रासायनिक अभिक्रियाओं का विशेषता क्या होता है, और हमने देखा रासायनिक समीकरण होता क्या है, इस रासायनिक समीकरण में कौन कौन से शब्द प्रयोग में आते हैं। उस वीडियो में हम दोनों वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से हमने रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं विशेषताओं को समझा है। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप उन दोनों वीडियो को देखें, तब जाके आप इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को जब भी हम लोग संतुलित करने जाते हैं तो उससे पहले हमें द्रव्यमान के संरक्षण का नियम हमेशा याद रहना चाहिए। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में न ही द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। मतलब कि द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होगा और न ही उसका विनाश होगा, हमेशा वो संरक्षित रहता है। तो लेकिन हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया में बार बार द्रव्यमान निकालना, हर तत्व के द्रव्यमान निकालना का हम लोगों को दिक्कत होगा, तो इसलिए हम लोग तत्वों के परमाणुओं की संख्या देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग तत्व के परमाणुओं की संख्या देखते हैं कि इधर रासायनिक अभिक्रिया के पहले की उस तत्व के कितने परमाणु हैं और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उस तत्व के कितने परमाणु हो गए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। ये बात तो अभी हमने बताया कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। उसको हम लोग रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करने जाएंगे तो इस बात को बहुत ही हमेशा ध्यान में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। ये बात आपको हमेशा कंठस्थ रहनी चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। मान लीजिए तत्व मतलब कि क्या, ये मैग्नीशियम एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, और यहाँ पर मान लीजिए 2 लगा दिए, मतलब कि ये हाइड्रोजन तत्व के परमाणु कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब समझ में आया कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, मतलब कि मान लीजिए एक क्या होता है, ऐसे लिख दिया हमने, ऑक्सीजन लिख दिया तो एक तत्व हो गया, और इसके आगे मान लीजिए हमने 2 लिख दिया, ऐसे मान लीजिए 3 लिख दिया, तो मतलब कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणु। जैसे मान लीजिए एक आम है, मान लीजिए हमारे पास आम, एक पेंसिल है, मान लीजिए जैसे ये मार्कर, ये हमारे पास एक मार्कर है, मान लीजिए ऐसे हमारे पास एक मार्कर है, और यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा था, हमको ये प्रतीत हो रहा है कि एक मार्कर है। तो ये मार्कर क्या है, तत्व है। ये मार्कर क्या है, तत्व है। लेकिन अगर हम इसके नीचे लिख दिए 3, मतलब कि अब ये मार्कर कितना हो गया है, 3 मार्कर अब हमारे पास है, 1 2 3। मतलब मार्कर, अकेला मार्कर तो एक तत्व है, और उसके नीचे हमने अगर 3 लिख दिया तो मतलब कि अब 3 मार्कर। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लिख दिए, मतलब ऑक्सीजन तो एक तत्व है। तत्व मतलब कि कोई चीज, तत्व मतलब कि कोई चीज। अभी हम लोग इसके परिभाषा को समझे नहीं है। मान लीजिए कि आपको तत्व का मतलब यही हुआ कि एक चीज। अभी हम लोग इस चैप्टर में तत्व और परमाणु के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल उसको बैलेंस करना है। ये सब चीजें 9th में ही पढ़ लिए थे हम लोग, तो इसको हम लोग देखेंगे तत्व। तत्व मतलब कि मान लीजिए एक चीज, कोई एक चीज, एक मार्कर, और उसके परमाणुओं की संख्या, मतलब कि कितने मार्कर, एक ही जैसे कितने मार्कर। अब समझ में आया कि तत्व मतलब कि यहाँ पर हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में ऐसे समझेंगे इसको। तत्व मतलब कि कोई चीज, तत्व मतलब कोई चीज, तत्व मतलब कि कोई एक चीज, मतलब कोई एक वस्तु, और उसके परमाणु मतलब वस्तु, उस वस्तु की संख्या, उस वस्तु की कितनी संख्या, उस वस्तु की कितनी संख्या, उस वस्तु की कितनी संख्या है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। तत्व मतलब कि कोई एक वस्तु, मतलब मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम एक तत्व है, मतलब कि मैग्नीशियम एक वस्तु है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन क्या है, एक वस्तु है। ये ऑक्सीजन क्या है, एक वस्तु है, और इसके यहाँ पे हम नीचे 2 लिख दिए, मतलब कि अब 2 ऑक्सीजन हो गए, मतलब उसके 2 परमाणु हो गए। परमाणु मतलब कि उस वस्तु की कितनी संख्या है,
समझ में आ रहा है ना? ये बात समझ लीजिए आप लोग कि तत्व मतलब कोई एक वस्तु और परमाणु मतलब कि उस वस्तु की कितनी संख्या है। तो इसमें अब आप लोग अच्छे से समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इस मार्कर के बीच मार्कर है और मान लीजिए इंक है, इसके बीच मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अभी आप लोग समझेगा, ये मार्कर है और ये इंक है, इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हुआ और मान लीजिए इधर एक ही मार्कर है और इधर दो इंक है। मान लीजिए मैग्नीशियम मार्कर है और इधर 2 इंक है और इधर जाके क्या हुआ, इधर अभिक्रिया करने के बाद एक मार्कर और एक इंक मिल गया हम लोगों को, एक मार्कर और एक इंक मिल गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये मार्कर और ये इंक अभिक्रिया के पहले है, अभिक्रिया के पहले क्या हुआ, एक है और यहाँ पे इंक मान लीजिए 2 है, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात क्या हुआ, एक मार्कर रहा और एक इंक रहा। तो इसका लेकिन कहने का मतलब हुआ कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के पश्चात दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर एक मार्कर है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एक मार्कर होना चाहिए। इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी कितना होना चाहिए, सॉरी इधर एक मार्कर है तो इधर भी एक मार्कर होना चाहिए। इधर 2 इंक है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2 इंक होना चाहिए। लेकिन इधर क्या है, एक ही इंक है। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहने का मतलब है कि मान लीजिए इधर एक मार्कर और इधर 2 इंक है, तो अभिक्रिया के बाद भी इधर एक मार्कर और 2 इंक होना जरूरी है, तभी हम लोग इससे हम लोग बैलेंस या संतुलित अभिक्रिया कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे, नहीं तो ये असंतुलित या कंकाली समीकरण कहलाएगा। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इस बात को अब आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया भाग लेगा तो इधर रासायनिक अभिक्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया के बाद इन तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। हमने मार्कर के द्वारा भी बता दिया कि इधर एक मार्कर और इधर 2 इंक है तो इधर भी एक मार्कर और 2 इंक होना जरूरी है, नहीं तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहलाएगा। इसे हम लोग तब असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये बात आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ये आप लोगों को उदाहरण के लिए बताया था इंक, और इसको लिखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि ये समझ लीजिए तत्व मतलब क्या हुआ और परमाणु मतलब क्या हुआ। तो इसको फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। और ये हमेशा जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, ये वाली बात कि अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया के बाद तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। तो जैसे मान लीजिए फिर से वही उदाहरण, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ हम लोग यहाँ पे मिल गया मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो इधर देखिए ये क्या है, संतुलित है, बताइए संतुलित है या असंतुलित है। तो हम लोग देखेंगे कि इधर मैग्नीशियम तत्व का एक ही परमाणु है, इधर भी मैग्नीशियम तत्व का एक ही परमाणु है, लेकिन इधर ऑक्सीजन तत्व के 2 परमाणु हो गए और इधर ऑक्सीजन तत्व के एक ही परमाणु है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, असंतुलित है। ये क्या है, असंतुलित है। तो ये क्या है, असंतुलित है। इसे हम लोग लिख सकते हैं असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। और इसे ही हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं हम लोग, कंकाली रासायनिक समीकरण, या अथवा इसे हम लोग कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब हम लोगों को इसको कैसे संतुलित करेंगे, इधर भी हम लोगों को क्या करना होगा, 2 ऑक्सीजन के परमाणु ला देने होंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। तो मान लीजिए अब हम लोगों को, ये तो आप लोग भी होंगे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, और ये आप लोग हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बिना आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो, अगर नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो को रिपीट करिए और उसको फिर से समझिए, धीरे धीरे समझिए, पेशेंस के साथ समझिए। और देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हम लोगों को दे दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन ये क्या है, असंतुलित है। अब इसको संतुलित करना पड़ेगा, तो हम लोगों को क्या करना है, संतुलित करने के लिए हम लोगों को इसमें 2 ऑक्सीजन हम लोगों को
इधर भी लाना होगा। तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए हम लोग उस साइड में 2 से गुणा कर दें उत्पाद में, तो हम लोगों को 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा। लेकिन 2 ऑक्सीजन तो मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों के साथ ये दिक्कत हो जाएगी कि इधर हम लोगों को, अभी बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा कर दिए, 2 से गुणा तो कर दिए, लेकिन 2 से गुणा करने पर हम लोगों को ये दिखाई, यहाँ पे 2 लिखे तो मतलब कि इन दोनों में यहाँ पर अब क्या हो गया, 2 मैग्नीशियम भी हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया। अब फिर से दिक्कत हो गई, ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन द्रव्यमान के संरक्षण का नियम तो फिर से यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि अब इधर 2 मैग्नीशियम हो गया, इधर अब 1 ही मैग्नीशियम रहा, तो द्रव्यमान के संरक्षण का यहाँ पर नियम का उल्लंघन हो गया। और हम लोग जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को ही ध्यान में रख के करेंगे। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 फिर से यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो अब क्या हुआ, देखिए इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, और इधर भी क्या हो गया, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया कि इनमें गुणा हो गया। यहाँ पर लिख दिए, इसमें इनसे पहले लिख देते हैं, यहाँ पर इस सूत्र से पहले, इसमें हम लोगों को क्या हो जाता है, इसका गुणा हो गया, मतलब कि मैग्नीशियम में भी गुणा, हर एक तत्व में गुणा हो जाना होता है। इससे पहले अगर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख देंगे, तब भी इसमें जब भी हम लोग मतलब कि कहीं भी लिखते हैं तो उसका मतलब हो जाता है यहाँ पर आगे ये गुणा कर दिए, एक एक तत्व में। तो ये अब हम लोग को क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब इसे और भी मतलब कैसे संतुलित करेंगे, और भी बहुत सारे, अभी मान लीजिए हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसको समझते हैं, तो इसके लिए हम लोग हीट और ट्रायल मेथड है एक, उससे हम लोग कर सकते हैं, और भी एक मेथड है उसको हम लोग समझेंगे उससे, लेकिन इसको भी आना चाहिए, हीट एंड ट्रायल मेथड। 2 मेथड है, उसको हम लोग समझेंगे। उससे आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही इस रासायनिक समीकरण चैप्टर को जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा आप लोगों को दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए आयरन और हाइड्रोजन। आयरन को क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये हम लोगों को दे दिया Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक रासायनिक समीकरण है, या भाई ये हमारे पास एक क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो हम लोग देखिए द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लगाएंगे। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात एवं रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, प्रत्येक तत्व के। जैसे मान लीजिए यह फिर एक तत्व है, और तो इधर रासायनिक अभिक्रिया के पहले ये कितना है, 1 है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये कितना है, 3 है। अब ये हाइड्रोजन एक तत्व है, और ये रासायनिक अभिक्रिया के पहले कितना है, 2 है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद कितना है, 2 है, तब तो ये इसका 2 सही है। अब इधर देखिए ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया के पहले कितना है, 1 है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद 4 है। तो आप देख रहे हैं इसमें द्रव्यमान के संरक्षण का नियम नहीं लग रहा है, यहाँ पर द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसको संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए अब हम लोगों को इधर 3 आयरन के तत्व हैं, तो इधर भी 3 होने चाहिए, इधर 2 हैं तो ये तो हाइड्रोजन के ठीक है, इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर भी 4 होने चाहिए, यहाँ तो 1 है। तो इसको हम लोग सबसे पहले मान लीजिए ये तो हमने ऐसे देख लिया, लेकिन इसको देखने के लिए हम लोग एक टेबल बना लेंगे कि जैसे आराम से इसको एक टेबल में लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ किसके कितने तत्व हैं अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया के बाद। मान लीजिए अभिक्रिया के पहले को हम लोग कहते हैं LHS, क्या है हमारे बाएं साइड में है, और इधर हम लोग कह देते हैं इसको RHS क्योंकि हमारे राइट साइड में है। तो मान लीजिए और हर एक तत्व को लिख लेते हैं, मान लीजिए आयरन के तत्व को लिख लिए हम लोग, हाइड्रोजन के तत्व को लिख लिए और ऑक्सीजन के तत्व को लिख लिए। तो थोड़ा सा टेबल ये हुए तत्व, ये सारे तत्व हो गए। और इधर मान लीजिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कितने तत्व हैं और राइट हैंड साइड, मतलब कि अभिक्रिया से पहले कितने तत्व हैं और अभिक्रिया के बाद कितने इनके परमाणु हो गए। तो जैसे मान लीजिए आयरन का परमाणु क्या है, LHS में 1 है, इधर कितना होगा
3 हो गया। हाइड्रोजन के कितने इधर 2 हैं, इधर कितने हो गए 2 हो गए। ऑक्सीजन के इधर कितने 1 है, इधर कितना है 4 है। तो आप लोग को देख भी रहा होगा कि ये क्या है अनबैलेंस है, मतलब असंतुलित है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम लोगों को इसको हम लोग मिटा देते हैं, साफ साफ थोड़ा दिखिएगा। तो संतुलित करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, उस यौगिक को लेंगे, मतलब ए यौगिक मतलब कि जब जिसमें एक से ज्यादा तत्व होते हैं, एक से ज्यादा मतलब एक तत्व है। अब इसमें क्या है, एक ये तत्व है, एक ये तत्व है, दो तत्व मिलके क्या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। जिसमें एक से ज्यादा तत्व होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। मान लीजिए हम उस यौगिक को लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या होती है। सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किसमें है, मान लीजिए एक ये यौगिक है, इसमें कितने हैं, 1 2 और 1 3 है। इसमें कितने हैं, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 3 और 4 7। इसमें 7 हो गई परमाणुओं की संख्या। तो मान लीजिए 7 वाले को ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, और इसमें इधर क्या है ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 से गुणा कर दें, इधर 4 से गुणा कर दें तो क्या होगा, बराबर हो गया 4। इधर हमने 4 से गुणा कर दिया तो इधर क्या होगा 4 और 4 बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए 4 लिख दिए, सॉरी इधर हमने क्या कर दिया 4 लिख दिया। इधर क्या हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया, और हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है। तो अब क्या हो गया, फिर से द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो गया। इधर 2 है, इधर 8 है। तो हम लोगों को क्या, हाँ और एक चीज ये हमने क्या किया है कि मान लीजिए गुणा किए थे 4 से, तो यहाँ अच्छा एक चीज अभी हम लोग आपको अच्छे से बता दे रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस वीडियो में हम लोगों को, अभी आप समझ जाएंगे चीजें थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर H2O था, टेबल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और इधर तत्व हो गए। तो मान लीजिए ये तत्व हुआ आयरन, ये तत्व हुआ हाइड्रोजन, ये तत्व हुआ ऑक्सीजन, और ये तत्व इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 3 है, ये हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि मान लीजिए इसमें हमने 4 से गुणा किया, ऑक्सीजन में हमने 4 से गुणा किया, तो ऑक्सीजन इधर क्या हो गया बराबर हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन से 4 से गुणा करने का ये मतलब नहीं कि हम यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे। हम ये कहना चाहते थे कि ऑक्सीजन से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 से यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे गुणा नहीं कर देंगे कि यहाँ पे 4 लिख देंगे ऑक्सीजन, नहीं, ये गलत है। जब भी गुणा करेंगे तो हम लोग क्या यहाँ पर करेंगे, जब भी किसी मतलब कि पदार्थ का नंबर उसको बैलेंस करने के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आगे। ये नहीं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 यहाँ पे करना था तो 4 यहाँ पर हम लिख दिए तो हो गया ऑक्सीजन, नहीं, ये गलत है। हम लोगों को हमेशा उसके आगे लिखना होगा, उस पूरे यौगिक या पूरे तत्व के आगे, उस जिससे भी हम लोग गुणा करके उसको बराबर करेंगे, संतुलित करेंगे, तो उसके आगे लिखेंगे हम। ये बात हम लोग कहना चाह रहे थे, अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो मान लीजिए हम 4 से यहाँ पर गुणा कर दिए, तो इसमें भी हाइड्रोजन में भी 4 से गुणा होगा, क्योंकि इसमें सब में अब गुणा हुआ हो। तो 4 से हाइड्रोजन में भी गुणा हुआ, तो 4 से गुणा होने में कितने हो गए 8 हो गए इधर। अब इधर कितना है हाइड्रोजन 2 है, तो 2 है, तो अब हमको इधर भी क्या करना होगा 8 करना होगा। 8 करने के लिए हम क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, 8 हो गया। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे आयरन को। आयरन कितना है, इधर 3 है और इधर 1 है। तो अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा कर दें, मतलब यहाँ पे 3 हमेशा आगे ही लिखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर हमेशा तत्व या यौगिक के आगे ही लिखेंगे, और आगे लिखने के बाद उस सारे तत्वों में गुणा होगा। यौगिक है तो सारे तत्वों में उसका क्या होगा गुणा होगा। जैसे मान लीजिए ये 4 यहाँ पे लिख दिए, 1 को बैलेंस करने के लिए, 1 को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन को, लेकिन यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ये सब में गुणा होगा उसका, जितने भी यौगिक है इस यहाँ पर उनमें सब में इसका गुणा होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर 3 हो गया, अभी क्या हो गया संतुलित हो गया। तो ये बात अभी ये चीज थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तब भी अगर ये मेथड आप लोगों को नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम एक नेक्स्ट मेथड में बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन ये भी समझ में आ जाएगा तो छोटे मोटे उदाहरण आप लोग ऐसे ही कर लेंगे तुरंत। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को बैलेंस करना है, मान लीजिए एक और है KCl3+O3, KCl3+O3 है,
और आपको वो मान लीजिए रिएक्शन करके क्या दे देता है, KCl, ये है KCl प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन करके आपको क्या दे देता है वो, KClO3। ये क्या हुआ, रिएक्शन करके आपको क्या दे दिया, KClO3। तो इसको अब हम लोगों को क्या करना होगा, देखना होगा कि ये संतुलित है या असंतुलित है। तो इसको हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग देखेंगे कि क्रिया के पहले कितने उसमें तत्व हैं और उसके परमाणु हैं, और अब क्रिया के बाद कितने तत्व हैं और उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं कि इधर के इधर एक तत्व है और उसके परमाणु भी एक है, यहाँ भी बात हो गई। इधर भी Cl एक है, Cl एक है। लेकिन अब हम लोग ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इधर कितना है, 3 है। अब तो ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो गया, यहाँ पर तो अभी बराबर ही नहीं हुए दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं ऐसे। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे तत्व, इधर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिख लेंगे राइट हैंड साइड। ये तत्व क्या है कि कौन कौन से तत्व हैं, K है, Cl है और ऑक्सीजन है। K इधर 1 है, Cl भी इधर 1 है और ऑक्सीजन इधर 2 है। अब इधर देखिए, इधर क्या है, K इधर भी 1 है, Cl इधर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 है। अब क्या होगा, अब तो हो गया अनबैलेंस। कुछ नहीं, अभी भी आप अगर आप लोगों को ऐसे देख के नहीं होता है, आप टेबल बनाइए, मिला लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में इस तत्व के कितने हैं, राइट हैंड साइड में इस तत्व के कितने हैं। अगर बराबर है तो संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो क्या है, असंतुलित है। अब असंतुलित है तो उसको हम लोगों को क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा और उससे हम लोग कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए इधर 2 है, इधर ये 3 है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ पर क्या लिख दें, इसमें अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड में अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें तो कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमने बताया कभी भी यहाँ पर नहीं पूरा कर देंगे, कैसे, ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख देंगे कि KClO6, 2 से गुणा। हमेशा जब भी किसी भी समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना है, तो हमेशा जब भी किसी भी उसके नंबर से गुणा करेंगे तो हम लोग यहाँ पर हमेशा आगे लिखेंगे, और आगे लिखने के बाद जितने भी उसमें तत्व होते हैं सब में उसका गुणा होगा। जितने भी उस यौगिक में तत्व होंगे उनका सब में गुणा होगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर 2 लिख दिए तो इस यौगिक में कौन कौन से तत्व हैं, K भी है। अगर हम लोग 2 से गुणा करें तो यहाँ पर भी 2, इधर राइट हैंड साइड में कर रहे हैं तो इधर भी 2 से गुणा होगा, Cl में भी क्या होगा, 2 से गुणा होगा, सब में उसका गुणा होगा। इकलौता तत्व है तो अब तो उसकी बात ही नहीं, केवल उसी में रहेगा, क्योंकि इसके आगे लिख देंगे तो केवल 1 है तो उसमें गुणा हो जाएगा। लेकिन इधर 3 है तो तीनों में गुणा होगा समान रूप से। जैसे 2 से गुणा इसमें भी होगा, 2 से गुणा इसमें भी होगा और 2 से गुणा इसमें भी होगा। एक को बैलेंस करना चाह रहे हैं हम लोग, लेकिन गुणा सब में हो रहा है। बात इसको बहुत ध्यान से रखना है। तो ये कितना हुआ, 2, ये भी कितना हुआ, 2। अब फिर से अब देखिए इस टेबल में कि अब तो हमारे राइट हैंड साइड में K 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, ऑक्सीजन तो 6 है। ऑक्सीजन अब क्या हो गया, 6 हो गया, और इधर कितना है, 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे 3 से गुणा कर दें, अगर हम लोग यहाँ पर 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो 2 3 6 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन तो अब हमारा क्या होगा, बैलेंस हो गया। लेकिन अब ये यौगिक हमारा क्या है, बैलेंस नहीं, इसके तत्व क्या है, बैलेंस नहीं है। तो इधर क्या हो गया, K के 2 हो गए, Cl के 2 हो गए। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, मतलब कि K में भी 2 से गुणा हो जाएगा और Cl में भी 2 से गुणा हो जाएगा। ये भी कितने हो गए, 2 हो गए, और ये भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो बैलेंस हो गया। तो इसको हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल में ही देखेंगे कि कौन किससे बैलेंस हो रहा है। और एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ आगे लिखेंगे, और गुणा करने के बाद हम लोग सब में समान रूप से उसका गुणा होगा। मान लीजिए कि जितने उसमें तत्व हैं सारे तत्वों में, उस राइट हैंड साइड पे सारे तत्वों में गुणा होगा। ये नहीं कि केवल ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए और 3 से गुणा कर दिए, 2 से गुणा कर दिए तो केवल ऑक्सीजन में 6 लिख देंगे और इनको छोड़ देंगे, नहीं, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर KClO3 है और इसमें हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हैं, 6 करना चाहते हैं, 2 हुआ, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख देंगे KClO6, नहीं, समान रूप से सब में उसका गुणा होगा। कितना हो जाएगा, K2Cl2O6।
समझ में आ रहा है? ये समान रूप, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, तभी आप लोग बैलेंस कर लोगे आसानी से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। इस वीडियो में हमने अभी तक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग किया है। अगले वीडियो में हम लोग एक नए मेथड से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे। तब तक इस हीट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का प्रैक्टिस करिए, और इसको आप लोग थोड़ा धैर्य के साथ समझिएगा इस वीडियो में, क्योंकि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना इस चैप्टर का सबसे मतलब कि समझ लीजिए कठिन बोल सकते हैं, या सबसे जो भी कह सकते हैं कि सबसे जो भी मेन पार्ट है रासायनिक समीकरण क्रिया चैप्टर का, वो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना ही सबसे मेन पार्ट है। क्योंकि इस रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना ही हमेशा आप लोगों को आगे की कक्षाओं में भी आता रहेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक नए मेथड के साथ आते हैं। तब तक आप लोग इंतजार करिए और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और जो भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।